Hello and welcome to Legacy IAS. So today we are going to cover in this session about bail in India. So in this entire session we will cover following things like types of bail, types of offense, types of bail also in like bailable offense, non-bailable offense, types of bail in the sense like regulatory bail, anticipatory bail, interrupt bail, and what are the law behind these bail in India. And then at the last we are going to cover what does it mean cognizable offense and non-cognizable offense. So please watch this entire session till the end. And this is why actually we are covering, because now UPSC has the habit to ask questions that is not related with complete Indian polity. Like for example, earlier UPSC already have asked questions about judicial custody, police custody, parole. So I think because bail is also such concept which is always in the news around the year. So I think we need to understand what does it mean by bail. So first thing is this: why actually bail? Why do we need to give the bail? First is Article 21. Article 21 guarantee the so Article 21 of the Indian Constitution, it guarantees the right to life with dignity. Correct? Right to life with dignity. So it actually provides the right to the individual for what? Right to ask bail. Bail means होता क्या है? Bail means होता है release the person from the prison. Release the person from the prison to the person who is ready to give the surety. That means अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर ऑफेंस की वजह से उसको अभी ट्रायल चल रहा है, क्या है अभी ट्रायल चल रहा है, दैट मीन्स कोर्ट ने उसको कन्विक्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेट चल के ट्रायल चल रहा है, बट उसको अरेस्ट कर लिया है. अब अरेस्ट करने के बाद अगर उसको रिलीज करवाना है तो बेल लेनी पड़ेगी. और बेल लेने के लिए क्या होगा कि जो कोर्ट होगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो किसी पर्टिकुलर इंसान को उसको बोलेगा किसी को लेके आओ जो आपका विटनेस बने और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हो जाए, जिसमें वो कुछ मनी मॉनेटरी टर्म्स में वो जमा करेगा एज ए श्योरिटी कि जब भी कोर्ट आपको बुलाए तो ये उस इंसान की जिम्मेदारी है कि आपको कोर्ट में अपीयर करे. तो दैट इज नोन एज बेल. बेल मीन्स होता है पर्सन को शिफ्ट करना है फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट से किसी जिस पर्सन ने श्योरिटी भरी, जिस पर्सन ने बेल बॉन्ड दिया है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि जब भी कोर्ट को जरूरत हो तो वो जो आपका जो फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको कोर्ट में पेश करे. दैट इज बेल. सो बेल इसलिए हमको जरूरी क्योंकि आर्टिकल 21 में हमको राइट भी दिया गया है कि राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी, वहीं से ये फ्लो होता है राइट टू आस्क फॉर द बेल. सो हम लोग बेल मांग सकते हैं. उसके बाद है सेक्शन 438 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973. ये जो सेक्शन 438 है ये बात करता है बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल की. एंटीसिपेटरी बेल. एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास नोटिस आता है पुलिस का कि कोई फ्रॉड का केस है या किसी चीज का केस है जिसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है. अब आपको लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो आप अरेस्ट भी हो सकते हो. तो इसलिए क्योंकि आपको लगता है, आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि आपका अरेस्ट पॉसिबल है, तो आपका अरेस्ट ना हो इसीलिए आप एंटीसिपेटरी बेल भेज देते हो. आप क्या करते हो? अप्लाई कर देते हो फॉर एंटीसिपेटरी बेल कि अगर आपका अरेस्ट भी हो आपको तुरंत ही बेल मिल जाएगी, बिकॉज आपका अरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग एंटीसिपेटरी बेल. तो ये आपका है सेक्शन 438 में. उसके बाद थर्ड है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इसमें जो आर्टिकल आपका है यूनिवर्सल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में आर्टिकल 11, इसने जो बेल को एक ह्यूमन राइट बोला है कि ये आपका राइट है ह्यूमन का कि वो बेल मांग सकते हैं. तो ये आपका जो बेसिस है कि व्हाई डू वी नीड बेल, ये आपका जो 3 इंपॉर्टेंट मैंने बताया आर्टिकल 21, सेक्शन 438 इफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आर्टिकल 11 जो आपको ये राइट देता है राइट टू आस्क द बेल. इतना आपको क्लियर हो गया. उसके बाद है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द अंडर ट्रायल्स इन इंडिया, ओके, अंडर ट्रायल्स मींस जो अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं, जिनको अभी कोर्ट ने कोई सजा नहीं दी है, अभी केस चल रहा है उनके ऊपर, अपने जो भी अपनी जेल है, प्रिजन है, जितनी भी प्रिजन है अपनी इंटायर इंडिया में अगर देखा जाए, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन दोज हु आर बिहाइंड द बार्स दे आर दोज पर्संस हु आर स्टिल अंडर ट्रायल. मतलब अभी उनको जो उनका केस है अभी वो फुल्ली कन्विक्ट नहीं हुए हैं, उनको कोर्ट ने सजा नहीं दी है, वो लोग हैं. जिनकी संख्या कितनी है? अराउंड 77%. ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिपोर्ट भी दिया था जिसमें बोला था
कि 77% ऑफ द इनमेट्स इन इंडियन जेल्स दे आर बेसिकली दोज अंडर ट्रायल्स, मतलब अभी भी कोई भी उनके ऊपर जो केस चल रहा था दैट इज नॉट कंप्लीटेड, कोर्ट हैज नॉट गिवन एनी पनिशमेंट, दे आर नॉट गिल्टी बट दे आर इन द जेल। कितना 77%। अब ये देखो फालतू में जेल के अंदर है, जबकि जेल किस चीज के लिए, जेल इस चीज के लिए होती है उनको वहां पे रखना है जो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुके हैं, करेक्ट। लेकिन कौन लोग हैं जो अभी तक पूरी तरह से कन्विक्ट नहीं हुए, ऑलरेडी अंडर ट्रायल में है। 77% है। अगर इनको बेल मिल जाए तो कम से कम ये नंबर कम हो जाएगा, तो जो हमारी जेल है, प्रिजन है, उनके ऊपर जो फॉर एग्जांपल लोड है वो लोड भी कम हो जाएगा, रिसोर्सेज भी कम हो जाएगा, करेक्ट। सो दैट इज द रीजन वी रिक्वायर बेल। नेक्स्ट है the term bail is defined anywhere. Question can be asked whether this term bail has been defined anywhere, like whether in criminal procedure code में defined है, Indian evidence code में defined हो, Indian penal code में defined हो, या text book of the Indian constitution में defined हो, कहीं defined है या नहीं, या कोई act हो जैसे bail act जिसमें ये term bail defined हो। आंसर है it is not defined anywhere. Simple answer, the term bail is not defined anywhere. That means neither in the Constitution of India, Indian Evidence Act और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, कहीं पे भी ये डिफाइंड नहीं है और ना ही कोई सेपरेट एक्ट है बेल को लेके, तो बेल डिफाइंड नहीं है। अगर कुछ भी चीज बेल से रिलेटेड कोई डिफाइंड है या लिखा हुआ है वो इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2A में, सेक्शन 2A में बस इतना बता रहा है कि देयर इज सम ऑफेंस व्हिच आर बेलेबल ऑफेंस, सम ऑफेंसेस व्हिच आर नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस मींस वो ऑफेंस है जिसमें आपको बेल मिल सकती है, मतलब ये लेस हीनियस क्राइम्स हैं। लेस हीनियस क्राइम्स का मतलब हम समझ सकते हैं कि इसमें वो क्राइम्स हैं जिसमें जनरली, आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म जनरली द पनिशमेंट इज फॉर 3 years और लेस देन दैट। कितना है पनिशमेंट? 3 years और लेस देन 3 years। इसका मतलब ये उतने सारे जो क्राइम्स हैं वो हीनियस क्राइम्स नहीं है, उस केस में आपको बेल मिल सकती है। बेलेबल ऑफेंस मतलब इसमें आपका राइट है, बेल आपका राइट है। अगर कोई भी ऑफेंस जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें जो डिफेंडेंट होता है, मतलब जिसके खिलाफ केस चल रहा होता है, उसके पास ये राइट होता है बेल लेने का, करेक्ट है। बेलेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंस जिसमें डिफेंडेंट और एक्यूज्ड हैज राइट टू आस्क द बेल, ये उनका अधिकार होता है, करेक्ट। और ये वो होते हैं जनरली जिसमें अगेन पनिशमेंट इज अराउंड 3 years और लेस देन दैट। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि उसमें बेल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना ये चीज। अगेंस्ट द कॉन्ट्ररी पॉपुलर बिलीफ कि नॉन बेलेबल ऑफेंस आर नॉट दोज ऑफेंस जहां पे 100% आपको बेल नहीं मिलेगी, नो, इट इज इनकरेक्ट। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जहां पे ओके आपको जो बेल है, बेल मांगना, इट इज नॉट राइट, आपका अधिकार नहीं है। इट इज अप टू द कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट कोर्ट टू इशू बेल, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, ये आपका राइट नहीं है। जबकि बेलेबल ऑफेंस के केस में क्या था, ये आपका राइट था। इसके केस में क्या होगा नॉन बेलेबल ऑफेंस में? अगेन नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में भी आपको बेल मिलेगी, लेकिन ये अभी आपका राइट नहीं रहा है। ये क्या हो गया? नाउ इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कंपिटेंट कोर्ट वेदर टू इशू द बेल और नॉट। और यहाँ पे वो ऑफेंस होते हैं जनरली जिसमें पनिशमेंट अराउंड 3 years और मोर होती है। कितना होता है पनिशमेंट? 3 years और मोर। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आपको बेल मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर जो भी केस आपके अगेंस्ट है प्रॉपर एविडेंस नहीं है, अभी लग नहीं रहा है कि आपने वो क्राइम किया है, या जो एक्यूज्ड पर्सन विमेन है, चाइल्ड है, या सिक पर्सन है, और फॉर एग्जांपल और क्या हो सकता है इसमें कि पुलिस ने काफी टाइम लगा दिया है, पुलिस ने FIR जो है ना लगाने में टाइम लगा दिया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने में टाइम लगा दिया। उस केस में क्या होता है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है, कंपिटेंट अथॉरिटी कैन इशू द बेल। लेकिन अगर ये उसको पता चला है कि कंपिटेंट अथॉरिटी को कि आप ऑलरेडी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस जो आपका था, जैसे फॉर एग्जांपल, करेक्ट है, उसके लिए ऑलरेडी आप एक्यूज थे, करेक्ट और नॉट, देन क्या होगा, तो कोर्ट आपको ये बेल इशू नहीं करेगी, करेक्ट और नॉट। और कोर्ट को ऐसा लगता है कि आप बेल लेने के बाद कहीं भाग सकते हो, देश छोड़ सकते हो, तो कोर्ट आपको बेल इशू नहीं करेगी। या फॉर एग्जांपल कि आप उस क्राइम, आपके अगेंस्ट वो क्राइम आपने जो किया है, जैसे मर्डर का है, करेक्ट है ना, और फॉर एग्जांपल रेप चार्जेस लगे हुए हैं, उस केस में कोर्ट मना कर सकता है आपको बेल देने के लिए।
सिंपल। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल जो ड्रग का केस था, ओके, आर्यन खान के खिलाफ, ओके, शाहरुख खान सन, तो उसमें भी आपको बेल इजीली नहीं मिलती है बिकॉज वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बेल्स कौन सा होता है? टाइप्स ऑफ बेल, एक होता है रेगुलेटरी बेल, इंटरिम बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल। रेगुलेटरी बेल सिंपली मींस होता है कि आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो रेगुलर जो भी बेल होता है, जैसे कोई आपने ऑफेंस किया है, आपके अगेंस्ट केस चल रहा है, करेक्ट, तो उसमें क्या है कि आप पे रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो नॉर्मल बेल होता है वो रेगुलर बेल होता है। इंटरिम बेल क्या होता है? इंटरिम बेल ये पढ़ना है। इंटरिम बेल क्या होता है कि व्हेन यू अप्लाई फॉर द रेगुलर बेल, लेकिन उसमें टाइम अभी लग रहा है, ओके, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। In between you can apply for the interim bail. So interim bail can be issued by the High Court as well as for example Session Court, ये issue कर सकते हैं interim bail. So interim bail क्या है कि आपने already for example regular bail के लिए apply किया है, but ये process इतना easy नहीं होता है. It is not that easy process. It is a time taken process. In between you can apply for the interim bail. So आपको जेल से छोड़ दिया जाएगा interim bail से। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? ऑलरेडी आई इन्फॉर्म यू। एंटीसिपेटरी बेल मींस जब आपको लगता है कि यू मे बी अरेस्टेड एक्चुअली, या फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस ओके कॉन्स्पिरेसी या फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल वेंडेटा है आपके खिलाफ, ऐसा कुछ, तो उस केस में आपको लगता है कि या पुलिस का नोटिस आया है कि आपके खिलाफ किसी फ्रॉड को लेके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उन सब केस में आपको जब ये फील होता है कि यू मे बी अरेस्टेड, तो अरेस्ट होने से पहले ही आप बेल अप्लाई कर देते हो ताकि जब अरेस्ट हो तो ऑलरेडी आप छूटे हो कि आपके पास एंटीसिपेटरी बेल है। तो दैट इज नोन एज एंटीसिपेटरी बेल। इतना क्लियर हो गया एंटीसिपेटरी बेल? डन। नेक्स्ट है, एक होता है टाइप्स ऑफ ऑफेंस। टाइप्स ऑफ ऑफेंस कैसे होते हैं? कौन कौन से ऑफेंस होते हैं? एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, अनदर इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहां पे पुलिस जो है ना, पुलिस कैन अरेस्ट यू, पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट कोर्ट वारंट। कोर्ट से वारंट की जरूरत नहीं है और पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया। इवन पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो विदाउट एक्चुअली एनी कोर्ट समन और कोर्ट वारंट। कोर्ट से कोई वारंट नहीं लगेगा, पुलिस खुद से ही अरेस्ट करके आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। दीज ऑफेंसेस आर नोन एज कॉग्निजेबल ऑफेंस। एग्जांपल, मर्डर, रेप, करेक्ट, डिकॉइटी, ऑल दीज आर हीनियस क्राइम्स। वो होता है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस दोज ऑफेंस जहां पे पुलिस को क्या चाहिए? पुलिस कैन नॉट अरेस्ट without court warrant. That means without court warrant पुलिस cannot arrest you. पुलिस जो है ना आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती है। They are known as non-cognizable offense. मतलब these are those offense which are not that heinous crimes. For example, defamation case. Correct? उतना heinous crimes नहीं है, तो इसके केस में क्या होता है? और for example, normal traffic violation. These are those non-cognizable offense है जहाँ पे पुलिस कैन नॉट अरेस्ट यू विदाउट कोर्ट वारंट, पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट यू विदाउट कोर्ट वारंट। बट कॉग्निजेबल ऑफेंस दे आर दोज व्हिच आर हीनियस क्राइम्स जहाँ पे पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट कोर्ट वारंट आल्सो। So I hope okay you are able to understand these topics regarding the bail in India as well as cognizable and non-cognizable offense. If you like the video, please hit the like button and please share with your friends. Thank you.